सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी पत्नी दो जुड़वा बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया और मेरी पत्नी के बारे में ऐसी बात बताई थी कि मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसी बात भी कर सकती थी। दिल चाहता था कि पत्नी को अभी आज़ाद कर दूं, मगर मैंने सब्र करके रह गया। आंखें झुकाकर डॉक्टर की बात सुनता रहा। पत्नी की इस हरकत से मैं डॉक्टर की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा था। पत्नी को घर ले आया तो वह मुझसे रोज़ाना 1 किलो मीट मंगवाने लगी और कहती कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ और रोज़ 1 किलो मीट लेकर आता। पत्नी मीट पकाकर छत पर ले जाती, वापस आती तो कहती मैंने खा लिया है। मैं बहुत परेशान होता था कि वह 1 किलो मीट कैसे खा सकती थी। छत पर जाता हूँ तो कोई होता भी नहीं। फिर एक दिन छत पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई हुई। छत पर गया तो सर पर आसमान टूट पड़ा। अचानक मुझे डॉक्टर की बताई हुई बातें याद आने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम मोहित है, मेरी उम्र 12 साल होगी। हर रात मेरे माँ बाप के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती। मेरे पापा एक मज़दूर थे। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करते थे। वह दिन रात मेहनत मजदूरी करते, उनके पास हमेशा बहुत कम पैसे होते। वह मुझे भी यही समझाते कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम फिजूल खर्च करें। इसलिए मुझे अभी से उस बात को समझना होगा। वे मेरे लिए सब नहीं खरीद सकते जो दूसरे बच्चों के माँ बाप उनके लिए खरीद लेते हैं। मुझे ये बात याद रखनी थी कि मैं गरीब इंसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करके ज़िंदगी में कुछ बनना है। मगर दूसरी तरफ मेरी माँ मुझे वह हर चीज़ लाकर देती जो मैं उनसे मांगता था। महंगे से महंगे कपड़े लाती, अच्छे से अच्छा खाना बनाती और महंगी महंगी चीज़ें और खिलौने भी मुझे लाकर दिया करती थी। लेकिन मैं उन कपड़ों को सिर्फ तब तक ही पहन सकता था जब तक मेरे पापा घर नहीं आते थे, और उन खिलौनों से तब तक ही खेल सकता था जब तक मेरे पापा घर नहीं आते। जैसे ही मेरे पापा घर आते फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लेता। मेरी माँ सारे खिलौने और कपड़े छुपा देती। एक दिन मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा लाई। मैंने उसे बहुत मज़े से खाया, लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया। रात को मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। मुझे मोहल्ले के डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने पूछा, बेटा तुमने क्या खाया था? दर्द के मारे मैं भूल ही गया, मैंने पिज़्ज़ा खाया था। पापा ने हैरान होकर मेरी मम्मी की तरफ देखा और कहा, ये मजाक कर रहा है, हमने इसको पिज़्ज़ा नहीं खिलाया, हमने तो सिर्फ दाल रोटी खिलाई थी। डॉक्टर मुझे दवाई दे दी और मैं घर आते रास्ते में ही सो गया। लेकिन फिर से मुझे मेरे मम्मी पापा के झगड़ों की आवाज़ें आने लगी। मैं अपने कमरे में था, लेकिन उनकी आवाज़ों को साफ सुन सकता था। कहाँ से लाई हो तुम पिज़्ज़ा के लिए पैसे? तुम जानती हो आजकल ये पिज़्ज़ा कितना महंगा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तूने पिज़्ज़ा लेकर आ सके? और ये कपड़े किसने दिए? ये महंगे महंगे खिलौने, ये सब कहाँ से लेकर आई? मुझे बता दे पूजा, अगर तू कोई गलत काम कर रही है तो मैं तुझे डिवोर्स देता हूँ। फिर जो दिल चाहे कर लेना, लेकिन अभी मेरी इज्जत को नीलाम मत कर। मेरे पापा रोते हुए उछल रहे थे। मम्मी भी आज बोल ही उठी, कहने लगी कि मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भी हर माँ की तरह यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी चीज़ खाए, अच्छे कपड़े पहने, जो उसका दिल करता है वो खाए। तुम कहते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा, लेकिन तुमने आज तक ऐसा नहीं किया। मैं ये सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए भी करती हूँ। लेकिन तुझे मेरी फ़िक्र और मोहब्बत समझ में नहीं आती। मेरी फ़िक्र ना करो, मुझे ये बात बता, तू पैसे कहाँ से लेकर आ रही है? मुझे बता दे पूजा, नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा। कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मेरी माँ ने मेरे बाप को कुछ कान में बताया था, लेकिन बाप फिर से चिल्लाने लगा कि तू जो भी कर रही है वह गलत है। माँ ने चिल्लाते हुए कहा, ये गलत है या नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को तरसते बिल्कुल नहीं देख सकती। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ने लगे। मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब मैं बड़ा हो गया था। मैंने अपनी पढ़ाई भी करीब करीब पूरी कर ली थी जब मुझे मेरे पापा की कॉल आई। उन्होंने मुझे ये बुरी खबर सुनाई कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही।
मैं घर आया तो मेरी माँ को अर्थी पर लेटा देखकर मेरा दिल भर आया। मैं फूट फूट कर रोया कि मेरी माँ को न जाने क्या हो गया, क्यों हम सबको छोड़कर चली गई। पापा ने बताया, हम सब नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है, बस अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली है। कई हफ्तों तक मैंने उदास रहा, क्योंकि इतने साल में मैं अपनी माँ के पास भी नहीं रहा, और बस वापस आया तो वह इस दुनिया से चली गई थी। अब मैंने वापस जाने का इरादा दिल से निकाल दिया और गांव में ही काम करने लगा। जब मुझे मेरी मौसी ने बताया कि तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर गई थी, ये उसकी आखिरी निशानी थी, तुम्हें उस लड़की से शादी करना है, मैं हैरान व परेशान रह गया कि मेरी माँ ने बिना मुझे बताए, मुझसे पूछे बगैर मेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली। मैंने पापा से कहा तो मेरे पापा ने कहा कि हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़की तो पसंद की थी, वह हमारे घर भी आती जाती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी उस लड़की से शादी हो। मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया और कह दिया कि तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पसंद कर गई है। लेकिन मेरे दिल में मेरी माँ के लिए हमेशा से मोहब्बत थी। मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को कैसे पूरा ना करता। मेरी मौसी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ़ में मरी है। तुम्हारे बाप तुम्हारे जाने के बाद तो उससे और भी झगड़ा किया करता था, सारा दिन उससे लड़ता रहता था। बेटा, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते और बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाया भी नहीं जा सकता, पर मुझे तो यही लगता है कि मेरी प्यारी बहन ने कोई टेंशन ले डूबी थी, उसने अपने दिल में कोई बात रख ली थी। अचानक वे इस दुनिया से चली गई, और ना खुद सोचो अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उसे कोई बीमारी भी तो नहीं थी, और उसकी आखिरी ख्वाहिश है, अगर तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करो तो तुम्हारी माँ को खुशी होगी, नहीं तो उसकी आत्मा भी तड़पेगी। और तुम्हारा बाप क्यों तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करेगा? वह नहीं चाहता। मैं तुम्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाती हूँ। उसका नाम काजल है, वह बहुत खूबसूरत है और पढ़ी लिखी है और प्यारी लड़की है। फिर उसका इस दुनिया में कोई और भी तो नहीं है। उससे शादी करने से और उसको सहारा देने से तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और एक अच्छी हमसफ़र भी मिलेगी। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मैं काजल को देखकर हैरान रह गया, और वह वाकई हसीन और खूबसूरत थी। शादी की पहली रात मैंने उससे अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे मेरी माँ के पास सिलाई सीखने आया करती थी। जब मेरी माँ बीमार हुई तो हमारे घर के काम काजल ही किया करती थी, इसलिए मैंने उसे पसंद कर लिया था। उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी माँ आखिरी टाइम में बहुत परेशान थी, और उस परेशानी की वजह मेरा बाप था। काजल बहुत ही अच्छी लड़की थी, घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। शादी के कुछ महीने बाद भगवान ने हमें अपने औलाद की खुशी भी दे दी, और 5वें महीने तक पता भी चल गया कि काजल 2 बच्चों को जन्म देने वाली थी। उन 9 महीनों में मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मेरे पापा काजल से न जाने क्यों बहुत नफरत करते थे। कभी कभी तो अचानक ही उनको इतना गुस्सा आ जाता था कि वे उसके हाथ का खाना भी पसंद नहीं करते थे। मैं अपने पापा से बचपन से ही बहुत डरता था। यूँ तो काजल उनको सामने कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन अक्सर मुझे वह कहती थी, तुम्हारे पापा को मुझसे पता नहीं न जाने कितना बैर है, आखिर कब तक सब बर्दाश्त करूंगी। उसकी तबीयत खराब रहती थी, फिर भी ये सब बर्दाश्त करती रहती थी। मैं जानता था कि वह अपनी जगह ठीक है। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी, घर के हालात ठीक नहीं थे। फिर वह दिन भी आ गया जब भगवान ने हमें 2 चांद जैसे बेटों से पूरा घर भर दिया था। उसी रोज़ डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और काजल के बारे में ऐसी बात बताई कि मेरा सर शर्म से झुक गया। दिल करता था कि काजल को अभी डिवोर्स देकर घर से भेज दूं। मैं डॉक्टर के आगे बिल्कुल शर्मसार होकर खड़ा रहा। गुस्से की वजह से मेरा चेहरा लाल हो रहा था, मगर मैं उस खुशी के मौके पर अपनी पत्नी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था। अब वह मेरे बेटों की माँ बन चुकी थी, इसलिए मैं सब कुछ भुलाकर चुप हो गया। बेटों के पैदाइश के बाद वह ज़्यादा कमज़ोर हो गई। घर ले आया तो काजल बोली, मुझे रोज़ाना 1 किलो मीट लाकर दिया करो, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ।
मैंने सोच लिया कि बाकी खर्चे कम कर लूँगा, लेकिन अपनी पत्नी के लिए मीट ज़रूर लेकर आया करूँगा। मैं हर हफ्ते 3 से 4 बार काजल के लिए 1 किलो मीट ज़रूर लेकर आता। मगर मैंने नोट करता कि मेरी पत्नी पकाकर मीट छत पर ले जाती। जब नीचे आती तो कहती, मैंने मीट खा लिया है। आखिर एक ही दिन में 1 किलो मीट कैसे अकेली खा सकती थी। मैं जब भी घर आता तो काजल छत पर होती। मैंने नोट किया था वह रात को भी उठकर 1-2 बार चक्कर छत पर लगाती थी। अभी इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि मेरे एक बेटे की मृत्यु हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ था, वह तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक से कैसे मृत्यु हो गई। हम दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। खैर, हम दोनों ने सब्र किया और फिर से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। मगर मेरी पत्नी की अब भी वैसे ही आदत थी। एक रोज़ मेरे बेटे के रोने पर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा काजल कमरे में नहीं थी। मेरा बेटा बार बार रो रहा था, गहरी नींद में था, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। बच्चे को रोता छोड़कर ये न जाने कहाँ चली गई है। मैंने सारे घर में देखा, वह कहीं नहीं थी। फिर अचानक वह छत से नीचे उतर कर आ रही थी। मुझे यूं देखकर वह घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चा रो रहा है, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? कहने लगी, मैंने सुन लिया था, मैं बस आ ही रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम छत पर क्यों गई थी? तो कहने लगी, कमरे में गर्मी बहुत थी, छत पर ठंडी हवा चल रही थी, बस इसलिए हवा खाने गई थी। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैंने काजल को कमरे की तरफ जाने को कहा। मेरे पापा भी बच्चे की आवाज़ से जाग उठे थे। वह काजल को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे और वापस चले गए। काजल अब छत पर ही ज़्यादातर वक्त बिताती थी। मुझे काजल पर शक हो गया था। मैंने 1-2 बार काजल को बिना बताए छत पर भी गया, मगर वहाँ कुछ पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं था। फिर सोचा कि मुझे काजल पर यूँ शक नहीं करना चाहिए। यूँ ही वक्त बीतने लगा कि मैं अपने बेटे को लेकर बाजार गया। अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। उसने बाजार में खिलौना देखकर उसे मांगने की जिद की। उस खिलौने को देखकर रोने लगा। मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैं समझ गया कि उसे खिलौना चाहिए। मैंने दुकान में जाकर उस खिलौने की कीमत पूछी तो वह मेरी औकात से बिल्कुल बाहर थी। मैंने अपने बच्चे को कोई और चीज़ लेकर दी और उसे घर ले आया और वह काजल के सामने भी बहुत रो रहा था। मेरी पत्नी ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो मैंने उसे बताया कि फला दुकान पर उसे एक बहुत बड़ा भालू पसंद आया था, लेकिन वह 3000 का था, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं दे सका। तुम उसको कुछ बनाकर खिला दो ताकि ये सब कुछ भूल जाए। अगले ही दिन मैं घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा बेटा उसी भालू से खेल रहा था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैंने काजल से पूछा कि उसके पास ये भालू खरीदने के पैसे कहाँ से आए। उसने कहा कि मेरी कमेटी निकली थी तो मैं जाकर उसे ले आई। काजल मेरे बेटे के लिए कभी महंगे कपड़े, कभी जूते, कभी खिलौने और घर की चीज़ें भी लाया करती थी। जब भी उसे उन चीज़ों के बारे में पूछता तो वो यही कहती कि मेरी कमेटी निकली है। मैं एक दिन मोहल्ले में थोड़ी पूछताछ की। वहाँ की सारी औरतें मुझे जानती थी। मैं उनको सबको मौसी कहता था। मुझे ये जानकर बहुत परेशानी हुई कि मेरी पत्नी ने तो वहाँ कोई भी कमेटी नहीं डाली हुई थी। मैं सोच में पड़ गया, आखिर मेरी पत्नी इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रही थी। फिर वे दिन भर मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते जा रहे थे। मेरी पत्नी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। ये भी सोच रहा था कि उसे ये पैसे कौन दे रहा है, कहीं ये चोरी वगैरह तो नहीं कर रही। अचानक मेरे दिमाग ने घंटी बजी और मेरी पत्नी अभी भी छत पर जाती थी और अभी भी मुझसे मीट मंगवाती थी, मगर वह मीट के पैसे खुद ही देती थी। ज़रूर कोई चक्कर था। सोचा कि आज तो ये रात जान कर ही रहूँगा। आज रात मेरी पत्नी छत से होकर आई थी। मैं सोने का नाटक कर रहा था। सोचा कि एक बार फिर छत पर जाकर देखता हूँ, क्योंकि पहले जितनी बार भी गया था वहाँ पत्नी के अलावा मुझे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था कि मुझे छत से अजीबोगरीब तरह की आवाज़ आई। मैं बुरी तरह डर गया, हैरान व परेशान रह गया। मेरे कदम पीछे हट गए। आखिर छत पर कौन था? रात का टाइम था, मैं बहुत डर रहा था। आवाज़ें बराबर आ रही थी। तभी मुझे लगता था किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ है, लेकिन इस वक्त छोटा बच्चा छत पर कैसे हो सकता था?
मुझे ये आवाज़ किसी जानवर की लग रही थी। आखिरकार मैं हिम्मत करके छत पर पहुंच गया। मैंने छत पर लगे बल्ब को ऑन किया। मुझे आवाज़ सामने पड़े पुराने सामान से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके सामान के ऊपर से कपड़ा हटाया तो नीचे एक पिंजरा पड़ा हुआ था और उसमें ताला लगा हुआ था। आवाज़ उसी में से आ रही थी। मैंने उसका दरवाज़ा तोड़ दिया क्योंकि मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी। मैं ये देखकर हैरान व परेशान रह गया कि उसके अंदर एक छोटी सी काली बिल्ली थी जो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं हैरान हो गया कि ये बिल्ली इस पिंजरे में क्या कर रही है। क्या रोज़ मेरी पत्नी 1 किलो मीट बिल्ली को खिला देती थी? उसके पास एक छोटा प्याला पड़ा हुआ था जिसमें अभी अभी मीट पड़ा नज़र आ रहा था। आखिर मेरी पत्नी ने काली बिल्ली यहाँ क्यों पाल रखी है? अगर ये बिल्ली उसने पाली है तो मुझसे क्यों छुपा रही है? मैं तो बहुत परेशान हो गया और खड़ा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैं बुरी तरह डर गया। पलटा तो मेरे पापा थे। मुझे मेरे पापा ने कहा, ये कोई आम बिल्ली नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं हो, लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसे ही महंगे महंगे खिलौने और तोहफे और खाने पीने की ऐसी चीज़ें लाया करती थी जिनको खरीदने की हमारी औकात नहीं थी। मैं बहुत ही गरीब आदमी था। वह ये गलत काम कर रही थी, पर यह ऐसा काम था जो मेरी सोच से भी बाहर था। ये ऐसी बिल्ली है जिस पर बहुत बड़ा काला जादू किया गया है। ये एक बहुत गहरा जादू है जिसमें काली बिल्ली को 40 दिन तक कब्रिस्तान में लाया जाता है, फिर उस पर कुछ पढ़ा जाता है। ये बहुत खतरनाक टोटका है। अगर आप उसमें नाकाम हो जाओ तो आपकी जान भी जा सकती है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसे ही एक बिल्ली पर टोटका किया था। उसके पास भी ऐसे ही काली बिल्ली थी जिसे वह छुपा कर रखती थी। कहा जाता है कि उस बिल्ली को जब तक अपने पास रखो तब तक आपको दौलत मिलती रहेगी और आपके हाथों में उसकी शक्ति से दौलत आना शुरू हो जाती है। लेकिन उस बिल्ली को पालना भी कोई आसान काम नहीं है। उसको रोज़ाना 1 किलो मीट खिलाना पड़ता है। बिल्लियों को आज भी एक बुरी परछाई मानी जाती है। इस दुनिया पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी जीव है। ये सब इतना आसान नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 40 महीने बाद इस बिल्ली को ले जाकर उस पर दोबारा से वही टोटका दोहराया जाता है। हर बार बड़ी मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी माँ भी इस टोटका को दोबारा करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की शागिर्द थी जो ये सब जानती थी। तुम्हारी माँ ने उसको भी ये टोटका सिखाया है। उसने भी इस पर आजमाया है और उसे यहाँ छुपा कर रखा हुआ है, तभी उसके पास दौलत ख़त्म नहीं होती। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी अपनी औलाद पैदा होने के बाद से करने लगी है, इसलिए मैं उसे नापसंद करता था। लेकिन एक बात याद रखो कि ये बहुत ख़तरनाक काम है। तुम्हारी पत्नी किसी भी टाइम इस दुनिया से जा सकती है। समझो कि वह अपनी जान पर खेल रही है। हो सकता है तुम्हारा बेटे की भी इस वजह से मृत्यु हुई हो। मैं तो कहता हूँ कि इस जादूगरनी को इस घर से निकाल दो। तुम्हारी माँ भी एक जादूगरनी थी। उसने भी सारी ज़िंदगी गलत काम करके पैसे कमाए और तुम्हारी पत्नी भी यही कर रही है। जादू करने वाला और कराने वाला दोनों ही गलत होते हैं। तुम्हारी पत्नी को अपनी ज़िंदगी तो संवार दी, पर भगवान के आगे किस मुंह से जाएगी? ऐसी औरतें कल को तुम्हारे बेटे की क्या परवरिश करेगी? मेरे पापा ने मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। एक पल के लिए मैं भी गुस्से में आ गया। मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं अपनी पत्नी को नींद से जगाकर उसे डिवोर्स देकर घर से निकाल देता। जब मैं कमरे में आया, मैंने अपनी पत्नी को अपने बेटे के ऊपर हाथ रखकर सुकून से सोते देखा। मैं कुछ सोचना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि ऐसे ही मेरी माँ बचपन में मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। वह मुझे हर चीज़ ला कर देती थी जो मैं चाहता था। मेरा बाप जितनी मेहनत करता था उसे उतनी ही मेहनत की कमाई मिलती। मेरी माँ ने मेरे लिए ये सब किया था। अगर वह कोई गलत काम कर रही थी तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मुझे बचपन में हर अच्छी चीज़ मिली और शहर जाकर पढ़ने के काबिल हुआ। शहर में मुझे जो पैसे भेजे जाते थे वे मेरी माँ ही तो भेजती थी।
सारी ज़िंदगी वह मेरे खातिर अपनी जान पर खेलती रही। मुझे याद आया कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी पत्नी कितनी कमज़ोर है। वह 2 बच्चों की माँ बनने वाली है और तुमने उसकी सेहत का कोई भी ख्याल नहीं रखा। पैदाइश के टाइम उसकी और बच्चों की दोनों की जान को बहुत खतरा होगा। और ये भी बताया कि तुम्हारी एक बेटा बहुत कमज़ोर है। मगर उस टाइम मुझे ये लगा था कि ये सब बातें मेरी पत्नी ने डॉक्टर को बताई होगी कि मैं उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखता था। तभी मुझे उस टाइम पत्नी पर बहुत गुस्सा आया था। मगर आज मुझे ये बातें सच लग रही थी। मैं कभी भी अपनी पत्नी के लिए कोई फ्रूट या खाने की चीज़ नहीं लाया था। मैं बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं रखता था। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो मैं कामचोर था। कभी पत्नी और बच्चों के लिए सोचा भी नहीं था। अगर मैं इतने पैसे कमाता कि अपनी पत्नी और बेटे की ज़रूरत को पूरी कर सकता तो उसे ये सब करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मैंने इरादा किया कि अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। मैं एक मामूली सी जगह नौकरी कर रहा था जहाँ पर इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी जिससे मेरा अपना खर्च पूरा भी हो सके। मगर अब मैंने दूसरी जगह नौकरी की तलाशी करना शुरू कर दी और थोड़े ही दिनों में मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। एक दिन मैंने अपनी पत्नी काजल को अपने सामने बिठाया और उसे बताया, मैं सब कुछ जान गया हूँ। वह बहुत डर गई और परेशान नज़र आने लगी। उसने सर को झुका लिया। मैंने उसका चेहरा ऊपर किया, उसे प्यार से समझाया, अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बिल्ली को वापस वहीं पर छोड़ आओ जहाँ से लेकर आई थी। अब मैं इतना काम करूँगा कि तुम्हें इस बिल्ली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता तो वह कभी ऐसा ना करती। हम हमेशा सिर्फ ये देखते हैं कि कोई बुरा काम कर रहा है, ये नहीं सोचते वह ये बुरा काम क्यों कर रहा है। हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी तो है। कैसी लगी दोस्तों मेरी स्टोरी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।